नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में 8 करोड़ से अधिक परिवार डेयरी क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाते हैं। डेयरी सहकारी समितियां देश के 2 लाख गांवों से उत्पाद करती हैं और उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल राजस्व का 70% सीधे किसानों को जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बाकी विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड डेयरी समिट को संबोधित करते हुए क्षेत्र में भारत के दबदबे का उल्लेख किया। 4 दिवसीय इस वैश्विक सम्मेलन में कुल 24 सेशन होंगे, जिनमें 156 विशेषज्ञ इन सेशन को संबोधित करेंगे। दुनिया भर में डेयरी सेक्टर 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में यह सेक्टर 6% की रफ्तार से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इस सेक्टर में महिलाओं की भूमिका का भी जिक्र किया और इसे काफी अहम बताया। डेयरी सेक्टर में काम करने वाले कुल वर्कफोर्स में 74% महिलाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 में इस बार 50 देशों के करीब 1500 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और बेल्जियम से बड़ी संख्या में भागीदारी के लिए पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। देश भर के 800 किसान इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भारत में इस तरह का सम्मेलन 48 साल के बाद हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित हुआ था। सम्मेलन में देखें तो भारतीय डेयरी के तमाम जो हितधारक हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। उद्योग जगत के लीडर, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता इसमें शामिल हैं। और ये जो सम्मेलन है वो पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है। भारतीय डेयरी उद्योग की सफलता की कहानी इस बार के वैश्विक सम्मेलन में जाहिर तौर पर दिखाई देगी। वैश्विक दूध उत्पादन में 23% हिस्सेदारी भारत की है और सालाना करीब 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन हमारे देश में होता है। 8 करोड़ डेयरी किसान इससे सशक्त हो रहे हैं। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे देश में दुग्ध उत्पादन यानी डेयरी सेक्टर की स्थिति की। बात करेंगे दूध उत्पादन के क्षेत्र में जो हमारी मौजूदा ताकत है उसके बारे में, और साथ ही कितना पोटेंशियल है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही जानेंगे क्षेत्र में किसानों के सामने आ रही मुश्किलों और चुनौतियों के बारे में भी। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है मनीष बंदलिश, जो कि मैनेजर डायरेक्टर हैं मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। मेरे साथ देश दीपक वर्मा भी जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं कोऑपरेटिव उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है देश दीपक वर्मा जी। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रविंद्र पांडे, जो कि बिजनेस हेड हैं आनंदा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। देश दीपक वर्मा जी, शुरुआत आपसे करूंगी। जिस सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले आपसे समझूंगी। हम जानते हैं कि हमारी देश की जो मजबूत सांस्कृतिक सामाजिक एक तरह से मजबूती रही, और खासकर दूध उत्पादन के कौशल के बावजूद हमने एक दौर ऐसा भी देखा जब हम दूध उत्पादन के क्षेत्र में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। आज़ादी के बाद कई दशकों तक दूध का एक आयातक देश हम बने रहे, लेकिन कुछ समय पहले हम दूध उत्पादन को लेकर जो हमारी निर्भरता थी बाकी देशों पर, वो हमने कम की। और आज हम देख रहे हैं मजबूत रणनीति के बाद आज हम सालाना 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन कर रहे हैं। सबसे बड़े दूध उत्पादक देश हम बन चुके हैं। इस माहौल में ये सम्मेलन कितना एक तरह से मैं कहूँ कितना अहम साबित हो सकता है? देखिए प्रीति जी, जैसा कि आपने खुद कहा कि इस समय देश की जो आर्थिक जो आपने सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की बात कही, आर्थिक विकास में भी जो हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये हमको समझना चाहिए कि इस देश की जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इस कंट्री का डेवलपमेंट उस देश की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे होता है। और हमारे देश का जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ वो एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर्स, लाइव स्टॉक्स, डेयरी, ये सेक्टर हैं। और जिसकी वजह से हम ट्रेडिशनल रूप से इन सेक्टर्स में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। ये बड़े हर्ष की बात है कि भारत सरकार ने इस बात को रिकॉग्नाइज करते हुए, और इस बार का जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन द्वारा जो वर्ल्ड डेयरी समिट हो रहा है वो भारतवर्ष में हो रहा है। और एक ऐसे समय में हो रहा है जब हम डेयरी सेक्टर की जो विकास है उसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाने की स्थिति में है, क्योंकि इस समय हमारी जो डेयरी क्षेत्र की, दुग्ध क्षेत्र की जो हमारी वृद्धि है वो पूरे जो विश्व का जो एवरेज है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा
कि उससे वो ज्यादा है। 2021-22 में ये कहते हैं कि लगभग 9 से 11% का इंक्रीज इस क्षेत्र में हुआ, 9 से 11% का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो भारत का किसान है, जिसको कि एग्रीकल्चर इनकम में उसकी वृद्धि उस हद तक नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारे जो उनकी होल्डिंग्स हैं, उनका फ्रेगमेंटेशन होता गया जनसंख्या की वृद्धि के साथ। लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर उसकी इस इनकम को सप्लीमेंट करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। और ये आय विशेष रूप से चूंकि महिलाओं के हाथ में पहुंच रहा है, महिलाओं के हाथ में जा रही है, तो इसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ में भी इस सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। आज की तारीख में 8 करोड़ जो हमारे वो हैं किसान हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस सेक्टर की संभावना को रेखांकित करता है कि ये देश को आगे ले जाने में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ जी। कि जो कोऑपरेटिव्स मूवमेंट है देश का, जो सबसे ज्यादा सफल हुआ है, वो इसी सेक्टर में, मिल के सेक्टर में हुआ है। और इसलिए इसका एक बड़ा अपना अलग महत्व है। और 48 वर्षों के बाद ये जो आयोजन भारतवर्ष में किया गया है, ये भारत की उपलब्धियों की न केवल विश्व स्तर पर पहचान है, बल्कि इस बात को भी रेखांकित करती है कि हमें अपने इस सेक्टर को और आगे बढ़ाना है और आगे इसको शक्ति प्रदान करनी है। बिल्कुल। रवीन जी, जो ज़ाहिर तौर पर आंकड़े हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि 6% की दर से भारत में दूध का उत्पादन बढ़ना, हालांकि हम पिछले 60 वर्षों में देखें तो सफ़र भारत का जो रहा है वो हम जानते हैं। इसी के मुकाबले में अगर हम बाकी देशों की बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ 1.8% की दर से, जबकि यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया में मात्र 1.3% की जो बढ़ोतरी रही वो रही। लेकिन क्या हम माने कि जो पूरा पोटेंशियल है भारत के अंदर उसका इस्तेमाल किया जा चुका है, या अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है जो भारत में दूध उत्पादन को लेकर हमारे पास है और उसे कहीं ना कहीं उपयोग किया जा सकता है आगे? अभी देखिए, हमारे पास पोटेंशियल अभी जितना हम कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा है। और देश में सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है, जो ऑपरेशन फ्लड 1 से शुरू हुआ कि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है। हम देश में दूध उत्पादन तो कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, लेकिन उसका कितना % हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं जी। अगर हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे है। मैं यहाँ पर अपने दिल्ली NCR के कई सारे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं और US में अपना घी भेज रहे हैं, और यहाँ से ऑलमोस्ट डबल पैसा मिल रहा है उनको। तो अगर पैसा ज़्यादा मिलेगा तो पैसा फाइनली 70% तो किसान के खाते में जाने वाला है। तो एक तो हमें क्वालिटी की सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और प्रोडक्शन मतलब फार्मर लेवल से लेकर प्रोडक्शन लेवल में हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं और हम बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। लेकिन हमारी जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो हमें इंटरनेशनल लेवल पे करने की ज़रूरत है, और हम बहुत आगे काम कर रहे हैं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया कि देश में जो डेयरी का टर्नओवर है वो देश में व्हीट और राइस पुट टुगेदर जितना टर्नओवर है उससे ज़्यादा है। तो ये इसमें डेयरी में संभावनाएं अभी बहुत ज़्यादा हैं। और जितना भी हमारा FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्पेशली लेडीज़ का ग्रुप है, मतलब इससे पहले मैं डेयरी इंडस्ट्री से करीब 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कभी हमने सोचा नहीं था कि इतना डिजिटलाइजेशन हो जाएगा कि पहले लोग मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर्स बेच करके पैसा लाते थे, कैश जमा करते थे, अब टोटल 100% डिजिटल हो गया है। और 2 इंजीनियर्स, गर्ल्स स्पेशली, उन्होंने स्टार्टअप खोला है, और स्टार्टअप आपको जान के वो होगा कि उनका स्टार्टअप एनिमल की खरीद फरोख्त के लिए है। वो उनके ऑनलाइन आप सीधा अलग अलग उसमें आदमी लगाए हुए हैं। और स्टार्टअप कम से कम एग्री सेक्टर में पिछले 1 साल में 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप आ चुके हैं। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और हमें एक्सपोर्ट की संभावनाओं को और ज़्यादा तलाशना चाहिए। ठीक है मनीष जी, जो पॉइंट एक तरह से मैं कहूँ कि पोटेंशियल को लेकर सबसे बड़ा जो मुद्दा देख रहे हैं रवीन जी भी, वो एक्सपोर्ट को लेकर, हम कैसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। और जाहिर तौर पर इसके लिए सबसे ज़रूरी शर्त है अपने जो उत्पाद हैं, मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी को
विश्व के मानकों के अनुरूप बनाना। अभी हम फिलहाल कहाँ खड़े हैं और जब एक्सपोर्ट को लेकर बात होगी और हम 2 कदम और आगे बढ़ने की बात करेंगे तो क्या बड़े चैलेंजेस हैं जो आपकी नज़र में फिलहाल हमारे सामने खड़े हैं? पहले तो मैं आपके सब दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहूँगा। मैं वेन्यू से वर्ल्ड डेयरी समिट के वेन्यू पे हूँ इस टाइम जी। और यहाँ पर जो एक्साइटमेंट और इन्वॉल्वमेंट जितने भी लोग डेलीगेट्स यहाँ पे हैं, इट्स वेरी वेरी गुड और बहुत एक्साइटिंग है हमारे लिए जी। रविंद्र जी ने बोला एक्सपोर्ट्स के बारे में और वर्मा जी ने पूरा हमें बताया डेयरी सेक्टर के पूरा साइज और उसके बारे में। एक चीज़ है यूनिक इंडिया के बारे में, हमारी इकोनॉमी और हमारा डेयरी सेक्टर जो इकोनॉमी को फॉलो करता है, हमारा कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, हमारा कंजम्पशन लेड डेयरी सेक्टर है। हम लोग अगर 100 लीटर दूध प्रोड्यूस करते हैं उसमें से 98-99% हमारा इंटरनल कंजम्पशन में जा रहा है। आज की तारीख में अगर मैं देखूं, आज इंडिया में ही इतना पोटेंशियल है। हमारे मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज, जितनी बड़ी कैटेगरीज अभी डेवलप हो रही हैं, एवरी ईयर 20% से ऊपर की ग्रोथ है, स्पेशली इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। मैं एक्सपोर्ट्स की बाद में बात करूंगा। मैं इंडियन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी कंपनीज लाइक मदर डेयरी, अमूल एंड आनंदा जो रविंद्र जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई थिंक हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को हम इंडिया में लॉन्च करें, क्योंकि आज इंडियन कंज्यूमर की एक यूनिक टेस्ट है। आज आप एक्सपोर्ट भी करने जाएंगे तो जब तक आप उनकी टेस्ट और उनकी क्वालिटी को मैच नहीं करेंगे, कस्टमर, वहाँ का कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। अगर आप यूरोप में जाएं, वहाँ पे योगर्ट अगर वो कंज्यूम करते हैं, हमें उस क्वालिटी और उस पर्टिकुलर टेस्ट फॉर्मेट का योगर्ट हमें बनाना होगा। लेकिन यहाँ से एक्सपोर्ट करना हमारे लिए लॉजिस्टिकली बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, बिकॉज यहाँ पर कॉस्ट आपके मैच नहीं होंगी। मेरे पर्सनली आई वुड से अगर हमें एफर्ट करना है डेयरी सेक्टर में, 70% एफर्ट हमें, 70 to 80% एफर्ट हमें इंडियन कंज्यूमर को बेहतरीन प्रोडक्ट्स देने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। हमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स एंड इंटरनेशनल क्वालिटी को और प्रमोट करके इंडिया में लाना चाहिए। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंडियन प्रोड्यूसर्स यूज़ करके ऐसे प्रोडक्ट्स लाएं, क्योंकि डेयरी सेक्टर जो आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी भी 60-70% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाहें तो डेयरी कंपनीज कैन ग्रो मल्टीपल फोल्ड इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। दिस इज माय बिलीफ which can really make this sector even more than what it is today. ठीक है देश दीपक वर्मा जी, अभी जो मनीष जी और रवीन जी ने पॉइंट उठाए हैं, एक एक्सपोर्ट को लेकर बात थी और सबसे बड़ी बात जो क्वालिटी को लेकर बात हो रही है, स्टैंडर्ड को लेकर बात हो रही है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट उपभोक्ताओं को देश में भी मिले, उस पर बात हो रही है। इसे लेकर आपको लग रहा है जिस तरह के मानकों की ज़रूरत है, और मैं कहूँ जिस तरह की कड़ाई की ज़रूरत है, निगरानी की ज़रूरत है उत्पादन बढ़ने के साथ साथ, उसके लिए मैकेनिज्म हमारे देश में अच्छा मौजूद है या अभी उस पर भी आगे काम किया जा रहा है? फिलहाल स्थिति क्या है? और आपने तमाम आंकड़े दिए, इस इम्पोर्टेंस बताया आपने इस सम्मेलन की। अगर मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर बात करूं, क्योंकि हम जानते हैं कोविड का दौर अभी हमने देखा, जहां तमाम सेक्टर में मंदी थी, वहां हम देख रहे हैं किसानी की तरफ या कृषि क्षेत्र में जो था वहां लोगों का रुझान और ज़्यादा बढ़ा। 60 लाख किसान और बढ़े, करीब 5% का इजाफा हुआ है। ऐसे में लोगों का रुझान भी अब इस तरफ बढ़ रहा है। इस दौर के बाद किस तरह के चैलेंजेस और हमें दिखाई दे रहे हैं? पोटेंशियल तो बढ़ ही रहा है, मैं एक तरह से कहूँ कि लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है, लेकिन चैलेंजेस भी साथ में क्या बढ़ रहे हैं और दोनों की जो बातें हैं उस पर किस तरह से काम आगे हो रहा है? अब देखिए, आपके इस प्रश्न के जवाब में मैं जो हमारे रविंद्र पांडे जी ने बात कही थी कि जो हमारा मिल्क का प्रोडक्शन है और उसका काफ़ी बड़ा प्रतिशत लिक्विड मिल्क है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, बट 1% जो कि अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है देश में, वैसे ही जो हमारे प्रोसेस्ड हैं उसके प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, उनकी मांग बढ़ती चली जा रही है। और उस मांग की, क्योंकि उनका एक जो शेल्फ लाइफ है वो भी बेटर होता है मैनेजमेंट करने के लिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनका महत्व कंज्यूमर के कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़ रहा है और हमको उस पर बहुत कंसंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है और लोगों के टेस्ट में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, लोगों के टेस्ट में जो रिफाइनमेंट्स आ रहे हैं,
उसके लिए इस प्रोसेसिंग की, इस तरह के प्रोडक्ट्स को तैयार करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक एक्सपोर्ट मार्केट का सवाल है, उसके बारे में जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उसके लिए हमें उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो इंटरनेशनल टेस्ट हैं, वो डिफरेंट है, हमारे टेस्ट डिफरेंट है। तो मेरे समझ में जो चैलेंज ये है कि हमें दोनों ही स्ट्रीम्स को ध्यान रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है। जो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट है, उसमें एक्सपोर्ट के जो पोटेंशियल हैं, एक्सपोर्ट के जो टेस्ट हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से जो चैलेंज आ रहा है हमारे मिल्क सेक्टर में, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग की, इस तरह की करने के लिए। और इसके लिए एक बड़ा आवश्यक ये है कि हम सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट बनाने की काम नहीं कर सकते हैं। इसको दिस विल हैव टू बी अ डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके बेस पे जो प्रोसेसिंग है, मिल्क प्रोसेसिंग है, इस सारे कार्य को हमें डिसेंट्रलाइज्ड बेसिस पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिल्क का प्रोडक्शन ऑल ओवर द कंट्री हो रहा है। बहुत सारे स्टेट्स में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है। और तो डिसेंट्रलाइज करने के लिए उसकी जो प्रोसेसिंग, उसकी मार्केटिंग, वो सब हमें डिसेंट्रलाइज्ड पैटर्न ही बनाना पड़ेगा। और उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए अभी भारत सरकार ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स की जो नई स्थापना की, और जिसकी वजह से इस दिशा में अब लोगों का ध्यान गया है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये इस सेक्टर को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ठीक है। और एक और आंकड़ा रवीन जी जो मैं देख रही थी, ये 2018 का आंकड़ा है। अगर हम भारत में दुधारू पशुओं की बात करें तो कम उत्पादकता हमें कहीं ना कहीं, अगर प्रति पशु की बात करें तो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले देखने को मिलती है। और प्रति पशु अगर हम बात करें 1.33 टन ही दूध होता है भारत में, जबकि अमेरिका में लगभग 10% ज़्यादा होता है। ये 10.47 टन प्रति पशु होता है। यूरोपीय संघ में 7.06 टन। यानी जाहिर तौर पर इसका जो असर है वो उत्पादन पर और उसकी लागत पर सीधे तौर पर आएगा। आपको लग रहा है जिस तरह के इनोवेशन की ज़रूरत है, जिस तरह की मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है इस क्षेत्र को फिलहाल, वो मदद मिल पा रही है अभी इस दिशा में? अभी इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा है, और भारत सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि 2025 तक पूरे देश में जितने भी कैटिल होंगे उनका 100% FMD और ब्रुसेलोसिस इनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो क्या होगा, वैक्सीनेशन अगर उनका होता है, और कैटिल फीड पे बहुत काम हो रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कैटिल फीड में काम कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मतलब कैटिल फीड में 20 से 25 वेराइटीज़ बन चुकी हैं, जहां पर कैटिल फीड स्पेशली फॉर काउज, बफलोज, फॉर हाई मिल्क यील्ड, फॉर हाई प्रोटीन। तो देश में इस पे काम बहुत हो रहा है, और इससे प्रोडक्शन देश में बढ़ेगा। और जहाँ तक अभी हम थोड़ी देर पहले एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, मेरा एक्सपोर्ट में कहना था, हम अमेरिकन्स को नहीं खिलाने जा रहे हैं। लॉट ऑफ इंडियंस रिसाइडिंग आउटसाइड, हमारे पास आप जितने भी गल्फ में देखें कितने इंडियंस हैं, और हम लोग बहुत सारे इंडिया से कंटेनर का कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और दे आर गेटिंग मच मोर प्रीमियम, और अच्छा प्रीमियम उनको मिल रहा है, तो आप किसान को दे भी सकते हैं। बिल्कुल। मनीष जी, ये बात हम सबको पता है कि आने वाले समय में जो दूध की डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़नी है। ये इसे लेकर जाहिर तौर पर जब हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, दोनों में बैलेंस बनाना होगा, और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को भी करना होगा। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसकी भी ज़रूरत होगी। जब हम डेनमार्क जैसे देशों को देखें या बाकी देशों की जब हम बात करते हैं, तो क्या बड़े मैं कहूँ कि क्या ऐसे कदम हैं जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए फिलहाल? थोड़ा मुझे क्लैरिफाई कीजिए, आप कदम एक्सपोर्ट के हिसाब से पूछ रहे हैं या मैं एक्सपोर्ट के हिसाब से भी जानना चाह रही हूँ। और जैसा आपने जिक्र भी किया था कि देश में भी हमें जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर भी खरा उतरना है, खासतौर से क्वालिटी को लेकर। तो बाकी देशों के अगर हम ऐसे कुछ कदमों की बात करें तो क्या ऐसी सीख हैं जो फिलहाल हमें मिलती हैं?
देखिए, 2-3 चीज मैटर करते हैं इंडिया के अंदर। अगर हम देखें इंडिया की ग्रोथ, ये जो आप कंट्रीज की बात कर रही हैं वो सब मैच्योर्ड कंट्रीज हैं। ठीक है। इनके अंदर डेयरी सेक्टर आज की तारीख में ग्रोथ पे नहीं है। दे आर ऑल वेरी मैच्योर्ड। एक तो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, ऊपर से उनके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुके हैं। सिचुएशन इंडिया में बहुत डिफरेंट है। हमारी मार्केट सैचुरेटेड नहीं है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ आज भी है और कल भी रहेगी। पेनिट्रेशन, हमारी कैटेगरीज अगर हम देखें उसकी पेनिट्रेशन बहुत कम है हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर की स्पेशली। आज एक एग्जांपल मैं आपके सामने देना चाहूंगा। आप हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे 10 साल पहले देखिए तो हर एक के घर में दही जमती थी। हमारे पेरेंट्स या वाइफ जो है दही जमाते थे। आज आप अपने घरों में जाके देखिए कितने लोग दही जमाते हैं। दैट होल मार्केट हैज कन्वर्टेड टू पैक्ड, मतलब पूरी पैक्ड दही के अंदर कन्वर्ट हुई है। इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज ऐसे मिलेंगी जो कि आज कंज्यूमर लूज में कंज्यूम करता है। हम कंपनीज को एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है कि ऐसा अफोर्डेबल प्रोडक्ट रेंज बनाएं जो कि कस्टमर को पिंच ना करे कि अगर वो लूज से ब्रांडेड में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जाम्पल लीजिए, पनीर हो गया। पनीर को आज अच्छी क्वालिटी हमें देना है एक अफोर्डेबल प्राइस में कस्टमर को। अगर हम वो अफोर्डेबल प्राइस में दे पाए कस्टमर को, वो लूज पनीर जिसके अंदर शायद मिलावट हो सकती है, उसकी क्वालिटी, स्टोरेज के अंदर चैलेंजेस हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज अगर हम अफोर्डेबल रेंज में देंगे तो कस्टमर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा कन्वर्ट होंगे। ये एक हमारी जैसी कंपनीज के सामने ना केवल एक चैलेंज है, आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कंपनीज कि हम कस्टमर को इस तरह के प्रोडक्ट रेंज दे पाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारी तरफ कन्वर्ट हो। इसको देखते हुए मैं बारी बारी, पहले मैंने यही बोला कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज इंडिया में ऑलरेडी बहुत है। एक्सपोर्ट डेफिनेटली हमें करना चाहिए। अगर हमारे पास सरप्लस है, मिल्क की सरप्लस है, तो हमें उसका चाहे वो कमोडिटी फॉर्म में एक्सपोर्ट हो चाहे फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में एक्सपोर्ट हो, हमें डेफिनेटली करना चाहिए। इंडियन कस्टमर जो इंडिया से बाहर हैं डेफिनेटली वो ऑलरेडी हमारे टेस्ट प्रोफाइल से मैच करते हैं। बाकी और कंट्रीज में कभी शॉर्टेज होती है तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, बट मैंने ये देखा है, जितना भी मैंने देखा है, एक्सपोर्ट में हम लोग कमोडिटीज में ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स जो हमारे फार्मर्स को जा सकते हैं वो ज्यादा होंगे। तो हमें ऐसे कैटेगरीज ढूंढनी होंगी इंडिया से बाहर जिसमें हम वैल्यू एडिशन करके भेजें। कमोडिटीज भेजना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, उससे कोई वैल्यू एडिशन या ज्यादा रेवेन्यूज नहीं आएगा। वो एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड एक्सपोर्ट होता है कि कभी मार्केट कम हो गई तो हमने बेच दिया, और जिस टाइम मार्केट सपोर्ट नहीं करेगी हम नहीं कर पाएंगे। वो सस्टेनेबल बिजनेस नहीं, वो बहुत अपॉर्चुनिटी बेस्ड बिजनेस है। तो इसीलिए हमें एक सस्टेनेबल बिजनेस हमें बनाना चाहिए। एक्सपोर्ट अगर हमें करना है, इंडियन कस्टमर्स को दीजिए और कुछ कंट्रीज ढूंढिए जहां पर हम लोग अपने फिनिश गुड्स उनको एक्सपोर्ट कर सकें। ये मेरा मानना है। ठीक है। देश दीपक वर्मा जी, जैसे आपने भी कहा, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट की आपने बात की, और हम जानते हैं सहकारिता को लेकर जो सरकार है वो कितना ज़्यादा गंभीर है, अलग मंत्रालय हम देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है, जैसे अभी मनीष जी ने भी कहा कि एक सस्टेन्ड सेक्टर की तरह ये सेक्टर सामने आए तो हो सकता है लोगों का इंटरेस्ट भी और ज़्यादा बढ़े, और मैं कहूँ कि तमाम जो इससे जुड़ी जानकारी और इससे जुड़ी जो नीतियां, इससे जुड़ी जो सुविधाएं अभी फिलहाल मौजूद हैं, हालांकि इनमें बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है, उसके बारे में भी लोगों को पता चल पाए। तो आपको लगता है क्या कि अभी भी जागरूकता के लेवल पर भी अभी हमारे देश में कुछ कमी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में फिलहाल अभी की नीतियों को लेकर? दीदी, आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट एम्फेसाइज किया। हमारे देश की जो पूरा जो तंत्र रहा है, अभी तक समहाउ हमने उसको इंडस्ट्री के बेस, जो हमारे जो रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उस पर हम ध्यान देते रहे। जो हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर हमने बहुत ध्यान नहीं दिया है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो कोऑपरेटिव का जो व्हीकल है उस व्हीकल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मिल्क प्रोड्यूसर ऑल ओवर द कंट्री, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ऑल ओवर द कंट्री। देयर इज अ नीड फॉर इंक्रीजिंग द नंबर, उनका नंबर बढ़ाने की आवश्यकता है। इस समय लगभग हमारे पास 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड हैं देश में, और जिसमें मिल्क बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज लगभग 2 लाख हैं। तो
कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से ही आप इस काम को कर पाएंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी एक प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए ये करना भी, वो भी होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं होना चाहिए, बट कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है वही यही कारण है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट मिल्क सेक्टर में सबसे ज्यादा सफल हुआ है। तो उसके माध्यम से हमको करना पड़ेगा। और जो आपने बात बताई कि जो कार्य हमारे देश में अभी हो रहा है इस सेक्टर में, वो कार्य अभी पर्याप्त नहीं, अभी और ज्यादा करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। वो चाहे क्वालिटी हो, चाहे वो मार्केटिंग सपोर्ट हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो, इन सब के लिए हमें कुछ मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है, न केवल डेयरी सेक्टर में बल्कि और भी जो एलाइड सेक्टर्स हैं हमारे एग्रीकल्चर के। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जो हमारे देश में इस सरकार ने इन चीजों पे ध्यान दिया है, और लाइव स्टॉक में के सेक्टर में इस बार जो बजट का एलोकेशन है वो लगभग 40% का इंक्रीज है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और इस पर ध्यान दिया जा रहा है। कोऑपरेटिव सेक्टर को फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, और इसी तरह से सेक्शन 43B के माध्यम से उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल करके इस काम को एक तरह से प्रायोरिटी दी गई है, इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है और उस दिशा में काम और करने की और ऑर्गेनाइज ढंग से काम करने की आवश्यकता है। तभी जैसा कि हमारे दोनों जो विशेषज्ञ यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन दोनों ने बताया कि वो चाहे एक्सपोर्ट का सेक्टर हो चाहे डोमेस्टिक कंजम्पशन का सेक्टर हो, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने की ज़रूरत है। जाहिर तौर पर यही इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं भी यही कहूँगी। समय यहाँ पूरा हो गया है चर्चा का। देश दीपक वर्मा जी आपका, रविंद्र पांडे जी आपका और मनीष बंदलेश जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, मुद्दा आपका में मेरे साथ जुड़ने के लिए। पिछले कुछ दशकों में डेयरी क्षेत्र भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में उभरा है। हालांकि दूध और दुग्ध उत्पादों की उच्च कीमत में अस्थिरता को देखते हुए जो डेयरी क्षेत्र है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कमजोर नहीं बल्कि मजबूत क्षेत्रों में से एक बने, इसके लिए जरूरी उपाय लगातार किए जाने की जरूरत है। भारत दूध का न केवल विश्व का सबसे बड़ा बाजार है बल्कि आने वाले समय में भी इसके सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान है। डेयरी क्षेत्र को आर्थिक उदारीकरण और आयात से बचाकर रखना लंबे समय में शायद ही मुमकिन हो। इसलिए देश में दुग्ध उत्पादन और दुग्ध उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, इनकी क्वालिटी को और ज्यादा मैं कहूँ कि स्टैंडर्डाइज करना, जो तमाम इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुरूप बनाना इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। साथ ही इस सेक्टर के लिए समग्र तंत्र स्थापित करना भी इस वक्त की आवश्यकता है। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।